हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अगर आप इस चैनल का कंप्लीट बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको इस चैनल को प्लेलिस्ट के थ्रू एक्सप्लोर करना होगा। आप जैसे इस चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करते हैं वैसे ही आपके सामने सारे टॉपिक्स की प्लेलिस्ट आ जाएंगी। मैंने यहाँ 10th, 11th, 12th क्लास के लिए फ़िज़िक्स लेक्चर और साथ ही बीएससी बीटेक के लिए भी फ़िज़िक्स लेक्चर एंड फ्री पीडीएफ नोट्स विद एक्सपेरिमेंट्स यहाँ मैंने अपलोड किए हुए हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं सब? आज का हमारा टॉपिक है सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? कॉन्टीन्यूअस चार्ज यहाँ लिख देता हूँ। चार्ज आगे है डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं सतत आवेश वितरण। तो ये हमारा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है और ये इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला पॉइंट, सूक्ष्म निकायों पर आवेश विविक्त रूप से वितरित होता है परंतु स्थूल निकायों पर आवेश सतत रूप से वितरित होता है। पहले अपन एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। सूक्ष्म निकाय मतलब बहुत ही छोटे निकाय जिनको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखते हैं। बहुत ही सूक्ष्म निकाय, आपको पता है सूक्ष्म निकाय क्या होते हैं। पर आवेश जो होता है वो विविक्त रूप से वितरित होता है। विविक्त का मतलब होता है टुकड़ों के रूप में, टुकड़े 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 टुकड़े। ठीक है, विविक्त होता है। अब यहाँ पर ये कह रहा है, तो ये कह रहा है सूक्ष्म निकायों पर आवेश विविक्त रूप से वितरित होता है परंतु स्थूल निकायों पर आवेश सतत रूप से वितरित होता है। स्थूल निकायों पर आवेश सतत रूप से वितरित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्थूल निकायों पर आवेश जो सतत रूप से वितरित होता है। तो सतत का मतलब होता है निरंतर, मतलब लगातार, कॉन्टीन्यूअस। स्थूल का मतलब बड़े निकाय जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं, नेत्रों से देख सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल आपको मैं समझाता हूँ ये क्या दोनों लाइन कहना क्या चाहता है। अब हम इस पर गौर करते हैं। यहाँ पर मैं ऐसे कुछ लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे कुछ लाइंस ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ मैं। ओके, तो ये आपको मेरी जो मैंने पिंक लाइन ड्रॉ करी है आपको दिख रही है। ओके, अब आप बताइए इन लाइंस में आपको कहीं कोई गैप दिख रहा है क्या? तो मैं इनको गैप को फिल कर देता हूँ ताकि आपको लगे यहाँ पर गैप नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है गैप? ओके, तो आपको ये लग रहा है कि यहाँ से यहाँ तक ये जो मेरी लाइन है ये लगातार है, मतलब कॉन्टीन्यूअस है। क्या है ये? कॉन्टीन्यूअस है। लेकिन अगर मैं इस लाइन को मैं फिर से बना रहा हूँ, आप ये देखिए, ये जो एक मिनट, किसी भी शब्द पर आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए। कोई भी शब्द लेते हैं, जैसे मैं एक शब्द लेता हूँ वितरण। ये वितरण आपको दिख रहा है? ओके, अब वितरण को आप छोटा कीजिए। आप देखिए कि जो भी ये शब्द लिखा हुआ है आपको लिख रहा है पूरा कंप्लीट और लगातार है। पूरा लगातार शब्द ये बना हुआ है, मतलब जो पूरी लाइनें हैं वो सारी लगातार हैं। लेकिन अब हम जैसे इसको जूम कर रहे हैं, आप देखिए हमें ये शब्द टुकड़ों के रूप में दिखाई देगा। देखिए अभी इतना जूम नहीं हुआ ये, और मैं जूम कर रहा हूँ इस वितरण को। अब देखिए, और मैं बड़ा कर रहा हूँ। अब आप देखिए, और बड़ा कर रहा हूँ। अब आपको देखिए ये यहाँ पर ये जो आपको ऐसे टुकड़े 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 दिख रहे हैं, तो आपको ये पता लग रहा है ये टुकड़ों से बना हुआ है। ठीक है, ये देखिए ये बहुत छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना हुआ है, ये बात पता लग रही है। लेकिन ये हम जब इसको बहुत जूम कर रहे हैं, मतलब सूक्ष्म रूप से देख रहे हैं, तब हमें लग रहा है ये बहुत छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना हुआ है। लेकिन जब हम इसे स्थूल रूप में देख रहे हैं, मतलब इसको पूरी कॉपी को देख रहे हैं, हम एक साथ पूरे पेज को देख रहे हैं, तब हमें जो वितरण लिखा हुआ दिख रहा है वो लगातार कॉन्टीन्यूअस दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत छोटे छोटे पार्ट टुकड़ों में बना हुआ होता है। अब मैं वैसे ही आपको एक एग्जांपल देता हूँ। क्या होता है कि मान लो ये एक अपना एक सतह है। एक सतह पर हमने मान लीजिए एक पाउडर जो है वो फैला दिया, पूरी सतह पर ऐसे पाउडर फैला दिया पूरे। ये पाउडर बहुत पास है, ये पाउडर आपको दिख रहा होगा ऐसे, ये फैला हुआ है। तो ये पाउडर बहुत पास है।
तो आप सतह को मतलब स्थूल रूप से मान लीजिए पूरी सतह को आप देख रहे हैं तो आपको लगेगा ये पाउडर के टुकड़े हर जगह एक साथ हैं। क्या लगेगा? हर जगह एक साथ हैं। लेकिन जैसे आप जूम करोगे तो आपको लगेगा पाउडर के टुकड़ों में बहुत सारी दूरियां हैं, बहुत सारी डिस्टेंसेस हैं। ये बात क्लियर हुई? वैसे ही होता क्या है, जब किसी वस्तु पर आवेश होता है, जब किसी वस्तु पर आवेश होता है और वो वस्तु स्थूल है, स्थूल का मतलब जिन्हें हम देख सकते हैं, मान लो कोई बॉल है, ये बॉल है और ये लोहे की बॉल है या किसी भी चीज़ की बॉल है, मेटल की बॉल समझ सकते हो, किसी भी चीज़ की बॉल समझ सकते हो, ये हम देख सकते हैं इसलिए ये स्थूल है और हम इसे आवेश देते हैं। क्या देते हैं? आवेश। तो ये आवेश इसकी पूरी सतह पर वितरित हो जाता है। तो अभी आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि ये आवेश इस बॉल के पूरे सतह पर फैला हुआ है, मतलब ये जो आवेश है ये बॉल की पूरी सतह पर सतत रूप से फैला हुआ है, मतलब लगातार रूप से फैला हुआ है। लेकिन अगर हम इसको जूम करें, इसको अगर जैसे ही मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा तो आपको लगेगा ये प्लस और प्लस के बीच में दो आवेशों के मध्य भी दूरी है, यह आवेश टुकड़ों के रूप में स्थित है। समझ में आई बात? तो वही ये लाइन का मतलब है। ये लाइन का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि जब हम आवेश को स्थूल निकाय पर देखते हैं तब हमें वो सतत रूप से वितरित दिखाई देता है स्थूल निकायों पर, और जब हम आवेश को सूक्ष्म निकायों पर देखते हैं तो वो हमें विविक्त रूप में दिखाई देता है। स्थूल निकायों में कैसे दिखाई देता है बेटा? सतत रूप से। क्लियर हुआ इतना बात? ओके। तो अब हम बात कर रहे हैं स्थूल निकायों पर ही। तो ये बात आपको क्लियर होगी, स्थूल निकाय जिन्हें हम आँख से देख सकते हैं पर आवेश कैसे वितरित होता है? एक समान तथा सतत रूप से वितरित होता है। इसी को हम सतत आवेश वितरण कहते हैं। फिर से, स्थूल निकायों पर आवेश के एक समान तथा सतत वितरण को हम सतत आवेश वितरण कहते हैं। तो ये जो सतत आवेश वितरण होता है ये तीन प्रकार का होता है: रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण तथा आयतन आवेश वितरण। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेखीय आवेश वितरण। तो रेखीय आवेश वितरण में होता क्या है? जैसे ये रेखा है, आवेश रेखा पर वितरित होता है। ये देखिए ऐसे आवेश किसी रेखा पर वितरित होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यदि आवेश किसी रेखा पर सतत रूप व एक समान रूप से वितरित हो तो इस प्रकार के वितरण को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। सतत का मतलब लगातार और एक समान का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए इस रेखा की लंबाई L है और इस पर आवेश का मान, पूरे आवेश का मान जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है पूरा आवेश, उसका मान Q है। तो मान लीजिए ये पूरा आवेश का मान 10 कूलम है। कितना कूलम है? 10 कूलम। और पूरी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। इसका मतलब 10 सेंटीमीटर पर 10 कूलम आवेश वितरित है। 10 सेंटीमीटर लंबाई पर 10 कूलम आवेश वितरित है। तो 1 सेंटीमीटर लंबाई पर कितना आवेश वितरित होगा? तो आंसर है 1 कूलम। तो देखिए समान रूप से वितरित है ना, हर 1 सेंटीमीटर पर 1 कूलम आवेश, अगले 1 सेंटीमीटर पर 1 कूलम आवेश वितरित है, फिर अगले 1 सेंटीमीटर पर 1 कूलम, ऐसे करते करते 10 सेंटीमीटर पर 10 कूलम आवेश वितरित है। तो आप कहेंगे सर 5 सेंटीमीटर पे कितना वितरित होगा? तो 5 कूलम। तो इसे कहते हैं एक समान वितरण। मान लीजिए ऐसा होता कि इसी 1 सेंटीमीटर पर सारा का सारा 9 कूलम आवेश वितरित हो जाता और बाकी 9 सेंटीमीटर पर केवल 1 ही कूलम आवेश वितरित होता, तो वो एक समान रूप से वितरित नहीं हो रहा है, तब हम बोलते ही एक समान रूप से वितरित नहीं हो रहा है। लेकिन हर 1 सेंटीमीटर पर 1 कूलम वितरित है, ऐसा करते करते 10 सेंटीमीटर पर 10 कूलम वितरित है, तो हम कहेंगे आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो ये बात आपको क्लियर हुई? ओके। अब रेखीय आवेश वितरण के बाद हम बात करते हैं रेखीय आवेश घनत्व की। तो क्या होता है, जैसे ये एक रेखा है और इसकी लंबाई L है और इस पर एक समान रूप से आवेश वितरित है, और कितना आवेश वितरित है? Q। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? एकांक लंबाई पर वितरित आवेश। एकांक लंबाई पर वितरित आवेश का मतलब कुल आवेश Q बटा कुल लंबाई। तो हम इस लैम्डा को रेखीय आवेश घनत्व द्वारा परिभाषित करते हैं, जिसको हम ऐसे परिभाषित करते हैं, एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसकी परिभाषा है, एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो देखिए इसे अब वापस से देखिए, ये एक
रेखा है जिसकी लंबाई L है, इस पर आवेश वितरित है। कितना आवेश वितरित है? Q आवेश वितरित है। इस पूरी L लंबाई पर ये पूरा Q आवेश वितरित है, तो ये इतनी सी लंबाई आपको दिख रही है। तो छोटी जो राशियाँ होती हैं उसे हम बोलेंगे dl, या बहुत ही अल्प लंबाई को हम बोलेंगे dl। तो इतनी सी जो लंबाई आपको दिख रही है ये बहुत ही अल्प लंबाई है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, है ना, तो इसको हम बोल देंगे dl। अब इतनी अल्प लंबाई पर जो आवेश होगा वो भी dq होगा। ठीक है, तो रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा को हम ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि कुल आवेश बटा कुल लंबाई या अल्प आवेश बटा अल्प लंबाई। तो आप कहेंगे सर दोनों वैल्यू dq अपॉन dl और dq अपॉन l बराबर कैसे हुई? अभी समझाता हूँ, फिर से सुनो। रेखीय आवेश घनत्व को मैं एकांक लंबाई पर वितरित आवेश के रूप में Q बटा L के रूप में भी परिभाषित कर सकता हूँ और dQ बटा dl के रूप में भी परिभाषित कर सकता हूँ। यहाँ dQ क्या है? इतनी सी dl लंबाई पर वितरित आवेश dQ। अब आप कहेंगे कि सर ये दोनों Q बाय L और dQ बाय dl इक्वल कैसे हो, ये समझाओ। ओके, मान लीजिए L जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो Q कितनी है? मान लीजिए 10 कूलम। तो ये पूरी लंबाई है और ये पूरा आवेश है। अब dQ मतलब बहुत ही अल्प आवेश। ओके, एक मिनट रुकिए। dQ मतलब बहुत ही अल्प आवेश, तो यहाँ पर मैं dQ की वैल्यू लेता हूँ 0.1 कूलम। dQ की वैल्यू क्या ले रहा हूँ मैं? 0.1 कूलम। और अगर dl देखा जाए तो बहुत छोटी लंबाई 0.1 मीटर। तो आप डायरेक्ट देख लो कि dQ 0.1 कूलम है, dl 0.1 मीटर है, या 0.1 यहाँ पर 0.1 सेंटीमीटर ले लीजिए, 0.1 सेंटीमीटर। तो 0.1 कूलम अपॉन 0.1 सेंटीमीटर क्या होगा? 0.1 से 0.1 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1 कूलम पर सेंटीमीटर। अगर आपको नहीं समझ में आए मैं फिर से समझाता हूँ, आराम से देखिए। यहाँ देखिए, ओके। तो लैम्डा बराबर क्या होता है? कुल आवेश बटा कुल लंबाई या अल्प आवेश बटा अल्प लंबाई। मैंने अब एग्जाम्पल में लिया है कि मान लीजिए Q का मान 10 कूलम है, ठीक है, और लंबाई कुल कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और यहाँ dQ मतलब बहुत ही अल्प आवेश कितना है? 0.1 कूलम। और कितनी लंबाई पर वितरित है ये 0.1 कूलम? ये 0.1 सेंटीमीटर पर वितरित है। तो अगर आप वैल्यू पुट करेंगे Q बाय L, Q की वैल्यू कितनी? 10, L कितना? 10। यूनिट कितनी है Q की? कूलम, यहाँ पर सेंटीमीटर, इक्वल टू dQ कितना है? 0.1 क्या है? कूलम। और dl कितना है? 0.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी आप देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 कूलम पर सेंटीमीटर, और ये 10 से 10 कट जाएगा, ये भी आपके पास 1 कूलम पर सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका मतलब चाहे आप लैम्डा Q बाय L लिखिए या dQ बाय dl लिखिए, दोनों इक्वल हैं। लैम्डा को Q बाय L भी लिख सकते हैं, dQ बाय dl। अब आपको ये देखना होगा कि डेरिवेशन में आपको किस तरह से पूछा है और आपको वहाँ किस तरह के फॉर्मूले की ज़रूरत है, वो आपको अपने हिसाब से यहाँ पर जो भी फॉर्मूला बनता है उस हिसाब से आपको अप्लाई करना होगा। ओके, अब हम इसकी देखते हैं इसका मात्रक क्या बनता है। अभी हमने देखा आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम, और लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो कूलम पर मीटर, कूलम मीटर, कूलम पर मीटर, यहाँ पर मीटर आ जाएगा ऊपर, तो बन जाएगा कूलम मीटर इनवर्स। क्लियर हुआ आपको ये? ओके, अब हम बात करते हैं रेखीय आवेश वितरण के कारण बल। तो इसको समझने के लिए फिर से हमें एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा और हम उसे समझते हैं। बहुत इजी है, देखिए। रेखीय आवेश वितरण के कारण बल। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक रेखा लेते हैं। इस रेखा पर जो आवेश है वो प्लस 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 इस तरह से वितरित है। कितना आवेश वितरित है? कैप स्मॉल Q आवेश वितरित है। पूरी लंबाई कितनी है रेखा की? रेखा की पूरी लंबाई है L। तो अगर मैं इसका छोटा सा पार्ट ले लेता हूँ, इतना सा भाग ले लेता हूँ, तो ये इतने से भाग पर आवेश कितना होगा?
डी क्यू आवेश होगा, और इतने से भाग की लंबाई कितनी है, डी एल लंबाई है। ठीक है, तो एक बार हम क्या करते हैं, इतने से भाग के कारण हम बल देखते हैं। अब हमें मान लीजिए इस बिंदु पर बल ज्ञात करना है, और इस बिंदु पर एक परीक्षण आवेश रखा हुआ है क्यू नॉट। फिर से सुनिए, ये एक लंबाई है एल जिस पर आवेश वितरित है क्यू, तो रेखीय आवेश वितरण है। हमने इसका छोटा सा पार्ट लिया जिसकी लंबाई है डी एल, और उस पर आवेश कितना वितरित है, डी क्यू। हमें यहाँ पर पी बिंदु पर एक परीक्षण आवेश दिया हुआ है, और डी क्यू और पी के बीच की दूरी आर है। तो आप बताइए डी क्यू क्या करेगा, क्यू नॉट को प्रतिकर्षित करेगा, और किस दिशा में प्रतिकर्षित करेगा, ऐसे प्रतिकर्षित करेगा। यहाँ पे देखिए, इस यहाँ पे कौन है, ये क्यू नॉट है। इसे कैसे प्रतिकर्षित करेगा, ये डी क्यू, क्योंकि ये भी प्लस आवेश है, और क्यू नॉट आपको पता है परीक्षण आवेश तो वैसे ही धनात्मक होता है, तो ये डी क्यू कैसे प्रतिकर्षित करेगा उसको, ऐसे। लेकिन आप देखिए, अगर ये पूरा आवेश क्यू बल लगाता तो बल का मान भी ज़्यादा होता, लेकिन ये कितना सा आवेश, केवल डी क्यू, बहुत अल्प आवेश क्यू नॉट पर बल लगा रहा है, इसलिए बल का मान भी अल्प होगा। तो अल्प बल कितना होगा, डी एफ। फॉर्मूला का, फोर्स का फॉर्मूला का क्या होती है वैल्यू, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर फोर्स कितना होगा, डी एफ, आगे क्या लगाऊंगा, के, क्यू वन कितना है, डी क्यू, क्यू टू कितना है, क्यू नॉट। क्लियर हुआ, और अपॉन में डिस्टेंस कितनी है, आर स्क्वायर। यहाँ पर मैं फिर से बताता हूँ आपको, एक मिनट। ओके, अब फिर से देखिए, चलो फिर से देखते हैं। तो आप जो बल देखेंगे वो बिल्कुल अल्प बल है, वो डी एफ है। फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू। क्यू वन कौन था इस बार, डी क्यू। किस पर बल लगा रहा था, क्यू नॉट पर। दोनों के मध्य की दूरी कितनी थी, आर स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर जो आवेश था वो किस पर वितरित था, रेखा पर। तो रेखीय आवेश घनत्व का सूत्र क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल होता है, ठीक है, या क्यू बाई एल भी होता है। अब यहाँ पर डी क्यू है तो मेरे को लैम्डा का वो फॉर्मूला यूज़ करना है जिसमें डी क्यू आए, तो लैम्डा इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल। तो यहाँ से मैं डी क्यू की वैल्यू निकाल सकता हूँ, यस। कितनी आएगी डी क्यू की वैल्यू, ये डी एल जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, और ये बन जाएगा लैम्डा डी एल। तो यहाँ पर जो डी क्यू है उसके स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा डी एल। तो यहाँ पर मैं डी क्यू को हटाता हूँ, और डी क्यू के स्थान पर मैं लिखता हूँ लैम्डा डी एल, क्योंकि मैं डी क्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा डी एल। तो ये क्लियर हुआ आपको, डी एफ इक्वल टू के लैम्डा डी एल क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अब हम यहाँ पर नोट्स में देखते हैं ये सारी चीज़ें। ओके, तो यहाँ देखिए डी एफ इक्वल टू, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया था, के डी क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। फिर हमने रेखीय आवेश घनत्व से डी क्यू की जगह क्या पुट कर लिया, लैम्डा डी एल, और हमारे पास आ गया के लैम्डा डी एल क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अब ये जो आपको बल दिख रहा है ये बहुत अल्प बल है, तो कुल बल हम कैसे ज्ञात करते हैं, समाकलन द्वारा। तो हमने क्या किया, दोनों ओर समाकलन लगा दिया। तो डी एफ का जब हम समाकलन करते हैं, अल्प बल का समाकलन करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है संपूर्ण बल या कुल बल। ठीक है, अल्प बल का अगर हम समाकलन करते हैं तो हमारे पास आ जाता है कुल बल। तो यहाँ पर आ गया कुल बल, और यहाँ पर हम समाकलन लगाएंगे तो देखिए जो कांस्टेंट होता है, क्योंकि ये पूरी बड़ी राशि है, कई राशियाँ हैं इसमें, तो ये कांस्टेंट है, ये क्यू नॉट भी कांस्टेंट है। जो कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, समाकलन से बाहर आ जाता है। तो के लैम्डा और क्यू नॉट कांस्टेंट है, तो ये समाकलन से बाहर आ जाते हैं। देखिए ऐसे, ये देखिए यहाँ पर के लैम्डा क्यू नॉट, ये देखिए समाकलन से बाहर आ जाते हैं, और अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास, ये डी एल रह जाएगा और आर स्क्वायर रह जाएगा। तो देखिए डी एल बाय आर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर अगर हम सदिश रूप चाहते हैं तो सदिश में यहाँ पर हम f के ऊपर वेक्टर लगाते हैं, और यहाँ पर कोई भी सदिश राशि ना होने के कारण हमें यहाँ पे एकांक सदिश लगाना होगा। तो बल की दिशा किस ओर है, तो बल की दिशा के लिए मुझे यहाँ पे लगाना है एकांक सदिश। तो ये मैंने कैसे निकाला एकांक सदिश, उसके लिए आपको एक बार फिर से डायग्राम देखना होगा।
तो यहाँ पर मैं आपको डायग्राम फिर से समझाता हूँ, जल्दी से देख लीजिए। ये हमारे पास रेखा है, इस पर ये आवेश है कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू। अब इतने से स्थान पर आवेश कितना होगा, डी क्यू, और इसके कारण हमें इस बिंदु पर बल ज्ञात करना है। तो ये डी क्यू क्या करता है, इस क्यू नोट को प्रतिकर्षित करता है, और ये दोनों के बीच की दूरी आर है, और बल की दिशा भी इसी ओर है। तो बल की दिशा भी इस दूरी आर की ओर ही है। तो यहाँ पर अगर मुझे बताना है कि बल की दिशा इस दूरी आर की दिशा की ओर है, तो अगर ये बताना होता है तो मुझे यहाँ पे क्या लगाना होगा, आर कैप। मुझे यहाँ पे बताना होगा आर कैप। इसका मतलब क्या है, ये देखिए, फिर से हम डेरिवेशन में आते हैं, वहाँ पर मैं और क्लियर करता हूँ। इसका यहाँ मतलब है कि बल का मान तो है के लैम्डा क्यू नॉट समाकलन डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ये डी एल है, डी है, ये डी एल है ना बेटा, डी एल है, ये डी एल है, डी एल अपॉन आर स्क्वायर। और जो दिशा है वो आर की ओर है, तो आर की ओर बताने के लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, आर कैप। तो ये एकांक सदिश बताता है हमें दिशा। अगर हम अब विद्युत क्षेत्र भी ज्ञात करना चाहें तो विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है ई वेक्टर इक्वल्स टू एफ अपॉन में क्यू नॉट। याद है क्या, एकांक परीक्षण आवेश पर कार्यरत बल को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में परिभाषित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, विद्युत क्षेत्र के लिए मुझे एफ में क्यू नॉट का डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन में अगर मैं क्यू नॉट का डिवाइड करूँ तो मेरे पास आ जाएगा ई, तो इधर भी क्यू नॉट का डिवाइड किया तो इसमें भी क्यू नॉट का डिवाइड करूँगा, तो ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास आ जाएगा के लैम्डा डी एल अपॉन में आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए आप, वही बात मैंने यहाँ पे की है, क्यू नॉट का डिवाइड किया, क्यू नॉट का डिवाइड किया, ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, और हमारे पास आंसर आ गया के लैम्डा, ये डी कर लेना, इसे लैम्डा एल टाइप लग रहा है हमें, ये डी एल है, ठीक है। ये जो ब्रैकेट में है ये समाकलन की जो है ये डी एल है। ओके, तो ये सदिश रूप में हमारे पास आ गया है। सदिश रूप में क्या लगा देंगे, यहाँ पर वेक्टर लगेगा और यहाँ पर आर कैप लगेगा। तो ये क्लियर हुआ आपको। ओके, तो ये था हमारा रेखीय आवेश वितरण के कारण। पहले हमने पढ़ा कि सतत आवेश वितरण क्या होता है, फिर हमने देखा रेखीय आवेश वितरण क्या होता है, फिर हमने रेखीय आवेश वितरण के कारण बल का मान ज्ञात किया, फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात किया। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व और पृष्ठीय आवेश वितरण, साथ ही आयतन आवेश वितरण और आयतन आवेश घनत्व। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।